हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस। खेती के प्रकार या कृषि के प्रकार। देखिए, फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी कंट्री। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. So different types of farming in India play a major role in improving livelihood of almost two-thirds of the people residing in India. Today, India ranks second in agriculture production in the world. तो हम इंडिया के अंदर प्रेजेंटली वी आर प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग. किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. लेकिन फार्मिंग डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, लाइक ज्योग्राफिकल कंडीशन या वहाँ की लैंड जहाँ पे वो खेती की जा रही है, तो लैंड की क्वालिटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी कैसी है, उस जो प्रोडक्ट है, जो फार्मिंग का प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कैसी है उस एरिया में, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर फार्मिंग डिपेंड करती है जिनके बेसिस पे हम फार्मिंग को कैटेगराइज करते हैं. सो वी आर हेयर टू डिस्कस मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड इट्स प्रोसीजर. तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें आता है सब्सिडेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, वेटलैंड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, जिनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आती है सब्सिडेंस फार्मिंग, जिसको फैमिली फार्मिंग से भी डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बेसिकली इट मीट्स द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इंडिया के अंदर इस तरह की खेती करते हैं जिसको जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं, यानी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो खेती करते हैं. छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को यूज किया जाता है खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए. बेसिक टूल्स है फार्मिंग के, वो अप्लाई किए जाते हैं. किसी तरह के फर्टिलाइजर्स या जो हाई वैरायटी सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होते हैं, उनको यूज नहीं किया जाता. बेसिकली अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए इस तरह की खेती की जाती है. लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या हाउस होल्ड लेबर से ही काम चला लिया जाता है. तो दीज टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट. इस जो इलेक्ट्रिसिटी या इरिगेशन की फैसिलिटीज है वो ऐसे खेती के लिए ज्यादा कम अवेलेबल रहती हैं. बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग है उनको यूज किया जाएगा, जैसे हल का यूज किया जाएगा कल्टीवेशन के लिए. तो इस तरह की खेती में जो फैमिली है, मेजोरिटी ऑफ द आउटपुट वो खुद कंज्यूम कर लेती है, और बहुत ही कम या बिल्कुल ना के बराबर कह दीजिए कि उनके पास आउटपुट बचता है जिसको मार्केट में जाके सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाए. तो इस तरह की खेती को बोलते हैं जीवन निर्वाह खेती या सब्सिडेंस फार्मिंग. नेक्स्ट टाइप हमारा आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग, गहन और विस्तृत खेती. सो इंटेंसिव फार्मिंग होती है दैट इन्वॉल्व्स मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन अ लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड. यानी स्मॉल फार्म्स में, स्मॉल लैंड्स पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन आप बस आउटपुट लेके आ रहे हो बाय यूजिंग हायर इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल. लेबर और कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज करके आप स्मॉल लैंड्स के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन आप उत्पादन कर रहे हैं. जो बेसिक डिफरेंस है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग है दैट इज कि इंटेंसिव फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ कैपिटल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड टू कल्टीवेट फार्म्स. कि जो हम नंबर ऑफ इनपुट्स यूज करेंगे, लेबर और कैपिटल का जो अमाउंट यूज करेंगे, उन पे मतलब बेसिकली डिफरेंस वहीं पे आता है. तो इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर जो हम लेबर और कैपिटल यूज करते हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू लैंड, वो ज्यादा होता है. और एक्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर जो लेबर ऑफ कैपिटल यूज किया था दैट इज कंपैरेटिवली वो कम होता है एज कंपेयर टू लैंड जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं. So intensive farming allows the farmers to raise more than one crop a year and requires huge capital and human resources या human labor on every hectare of land. And intensive type of agriculture cultivates only one crop a year, and the need of labor and capital input per hectare is less as compared to intensive farming. तो ये होती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग. नेक्स्ट वन इज कमर्शियल फार्मिंग, जिसको व्यवसायिक खेती भी कहते हैं. इन दिस फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द सेल इन द मार्केट. मार्केट में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है. मेन पर्पज इस फार्मिंग का होता है बिजनेस करना. और इस तरह की फार्मिंग में लार्ज एरिया की जरूरत होती है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बेसिकली हाई कॉस्ट ऑफ टूल यहाँ पे यूज किए जाते हैं
So commercial agriculture involves raising crops on large scale basis, which aims to export. Basically मार्केट में सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बाकी कंट्रीज को इस तरह की खेती की जाती है, बिजनेस करने के लिए खेती की जाती है, दैट इंक्रीजिंग द फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, ताकि जो कंट्री की विदेशी मुद्रा के भंडार है, फॉरेन करेंसी के जो स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज हो. So the method of farming is carried out in Gujarat, Punjab, basically in states के अंदर ये वाली खेती की जाती है. Whereas the crops majorly grown are wheat, cotton, sugarcane, corn, etc. And this type of farming process involves the use of fertilizers, HYV seeds, pesticides, ताकि ज्यादा अमाउंट में आउटपुट प्रोड्यूस हो सके. क्योंकि मेन एम है वो प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस करना है, मार्केट तक उस प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाए ताकि उसको एक्सपोर्ट कर पाए. तो ये होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन फार्मिंग इज ग्रोइंग bushes और ट्रीज और लार्ज स्केल एरियाज में ट्रीज या प्लांट्स के जरिए जो फार्मिंग की जाती है, प्लांट्स लगाए जाते हैं, और ये उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल की जरूरत होती है, और साथ में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए प्लांट्स लगाने का जो तरीका है, या जो भी इसको मेंटेन करने का जो तरीका है, ताकि सर्वाइवल रेट ज्यादा रहे प्लांट्स की. किस तरह के फर्टिलाइजर आपको यूज करने हैं, पानी कितना टाइम पे कितनी मात्रा में देना है, कब कब देना है. तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास, या इस तरह की जो टेक्निकल नॉलेज है ये आपके पास होनी चाहिए. इस तरह की फार्मिंग में जैसे बेसिकली जो क्रॉप होती है, रबर के ट्रीज होते हैं, टी, कोकोनट ट्रीज, कॉफी ट्रीज, इस तरह की खेती की जाती है. एक बार आप लगा देंगे उस प्लांट को, उससे आप फिर काफी सालों तक आप उससे आउटपुट ले सकते हैं, काफी सालों तक आपको वो प्रॉफिट देता रहेगा. And this method of farming aims at exporting the product, focuses on the marketing ability of the crop. Basically marketing strategy हमारी ऐसी होनी, मतलब अच्छी होनी चाहिए, ताकि उस फसल को या उस क्रॉप को हम मार्केट तक ले पाए, उससे अपना प्रॉफिट अर्न कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए. तो इस तरह की जो खेती है जो साउथ में है, केरला, कर्नाटका, या टी की आप जैसे बात करते हैं तो आसाम के एरिया में, महाराष्ट्र में कोकोनट ट्रीज, तो इस तरह की खेती इन एरियाज में की जाती है, दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग. नेक्स्ट हमारी आती है ड्राई लैंड फार्मिंग. आप नाम से देख सकते हैं, जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज कम अवेलेबल होती है, उस तरह के एरियाज में इस तरह की खेती की. तो यूजुअली जिन एरिया के अंदर जो रेनफॉल है वो कम होता है, बेसिकली 500 से 700 mm तक बारिश है, इससे भी कम बारिश होती है, तो ऐसे एरिया में जो ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, तो ऐसे एरिया में ऐसी फार्मिंग की जाती है. और इस तरह की फार्मिंग के लिए आपको स्पेसिफिक एक फार्मिंग टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो नॉन इरिगेटेड क्रॉप्स हैं, यानी जिन फसलों को बेसिस सर्वाइव करने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, तो इस तरह की फसलें वहां पे लगाई जाती हैं. तो बेसिकली ड्राईलैंड फार्मिंग इज ग्रोइंग क्रॉप्स टोटली थ्रू रेनफॉल, क्योंकि पानी की रिसोर्सेज तो वहां पे है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है नहीं, तो रेनफॉल पे या सॉइल जो मॉइस्चर होता है उसके ऊपर इस तरह की फसल टोटली डिपेंड करती है, जैसे कि बाजरा, चना, ज्वार, पीस, ये वाली फसलें जो होती है जिनको कम पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, उगने के लिए. तो इस तरह की जो खेती है यूजुअली आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट के साथ जो एरियाज है, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज है, उन एरियाज में इस तरह की खेती की जाती है. थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, क्योंकि डिपेंड टोटली सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे डिपेंड करती है. तो एक सस्टेनेबल मेथड होता है फार्मिंग का ये, जो एनवायरमेंट के लिए भी गुड होता है. तो ये होती है ड्राईलैंड फार्मिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटलैंड फार्मिंग, जहाँ पे पानी ज्यादा अवेलेबल होता है, इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल होती है, वहां पे इस तरह की फार्मिंग की जाती है. वेटलैंड जो भी एरियाज होते हैं, जैसे जो रिवर लाइंस के एरिया होते हैं, जो फ्लड प्लेन्स एरिया होते हैं, जहाँ पे सोइल ज्यादा फर्टाइल होती है, वहां पे इस तरह की फार्मिंग की जाती है. बेसिकली तो वेटलैंड फार्मिंग इज हाईली फेवरेबल टू फॉर द मानसून सीजन, as it relies on rains and can also be practiced in well irrigated area. इस तरह की क्रॉप आती है राइस. ऑब्वियसली चावल को बोने के लिए या उगाने के लिए, राइस के लिए आपको ज्यादा पानी, मतलब पानी, खड़ा हुआ पानी रहना चाहिए काफी टाइम तक, जब तक वो उसकी नर्सरी तैयार करते हैं. तो राइस, जूट, शुगर केन, इनके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे एरियाज में ये खेती की जाती है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कहाँ कैरिड आउट होती है? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, वेस्टर्न घाट्स की जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये खेती होती है, वेटलैंड. नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स्ड फार्मिंग. In this type of farming, one or more crops are grown together. Basically, जो
मिक्स जो क्रॉप्स हैं दैट आर डन ऑलमोस्ट एट द सेम ड्यूरेशन. तो मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स साइमल्टेनियसली. तो आप साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, साथ में आप दो जो क्रॉप है साथ में ले रहे हैं. तो इस तरह की फार्मिंग को बोलते हैं मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन मेथड अलाउज ग्रोइंग वन एंड मोर क्रॉप एट द सेम टाइम डिस्पाइट हैविंग अ डिफरेंट मैच्योरिंग पीरियड. तो मिक्स फार्मिंग रिक्वायर्स गुड रेनफॉल होना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए इस तरह की फार्मिंग के लिए. जो हमारे जैसे यूरोप के अंदर या जो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इसमें इस तरह की खेती की जाती है मिक्स फार्मिंग. नेक्स्ट हमारी आती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. अब इंडिया में भी कुछ इस तरह की फार्मिंग है जो टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपसे आप देखते हैं आजकल बहुत चलन में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, डेयरी फार्मिंग, टेरेस एग्रीकल्चर, ले फार्मिंग. तो इनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे. तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आज के टाइम में एक पॉपुलर मेथड है, एक सस्टेनेबल टेक्निक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए. तो इस तरह की जो फार्मिंग के अंदर आप मिनिमल अमाउंट यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का. ऑन द अदर हैंड बेसिकली आप करते क्या है, यू शुड यूज ऑर्गेनिक जो मेन्योर होता है, लाइक जैसे गाय का गोबर यूज करते हैं एज अ खाद यूज कर रहे हो, जो आप काउ डंग यूज कर रहे हो जो फसलों को उगाने के लिए. इससे क्या होगा, जो सॉइल की क्वालिटी है, उसकी जो हेल्थ है, और जो एक बेसिकली वो मेंटेन रहेगी, और जो एक हेल्दी लाइफ को प्रमोट करती है. फार्मर्स के लिए बहुत इकोनॉमिकल होती है ये फार्मिंग, क्योंकि इससे जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है जैसे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स है, उनका आप बहुत कम से कम यूज करते हैं या फिर नए के बराबर यूज करते हैं, तो उनकी कॉस्ट यहाँ बेसिकली कम हो जाती है. और वैसे हमारे लिए एज एन जनरल ये सही चीज रहती है, क्योंकि इससे जो आपको हेल्दी चीजें आपको यूज करने के लिए मिलती है. तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है, तो वो जो भी इन्वायरमेंट के लिए भी बेसिकली ये तरह की फार्मिंग वो अच्छी रहती है. तो ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट हमारा आता है cooperative farming. Cooperative farming refers to farming practices that are operated basically jointly. Farmers और या cooperative society मिलके या बहुत सारे farmers मिलके अपने जो pool of land है उसके ऊपर जो resources को इकट्ठा करके अपने fertilizers जैसे pesticides and farming जो भी equipments use करते हैं खेती के लिए जैसे ट्रैक्टर है, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके आप उस चीज मतलब सबको इकट्ठा आप बेसिकली खेती करते हैं, जॉइंटली आप उन चीजों को अप्लाई करते हैं. इस तरह की खेती में आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं. जो फार्मर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भी हेल्प करती है, अपने बिहाफ फार्मर्स के बिहाफ पे जो एग्रीकल्चर इनपुट होते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उनको भी वो खरीदती है, इक्विपमेंट्स को भी खरीदती है. तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बेसिकली हेल्प्स स्मॉल फार्मर्स इकोनॉमिकली एंड हेल्प्स देम टू गेन मोर प्रॉफिट. Involves to bring out all the land resources of farmers in an organized and united way through which they can be in a position to grow crops on all the lands of the best of the fertility of the land. तो सारे फार्मर्स की जमीन को इकट्ठा करके पूल करके सारे रिसोर्सेज को पूल करके ये एक तरह की खेती की जाती है कोऑपरेटिव. नेक्स्ट वन इज टेरेस एग्रीकल्चर, टेरेस कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं हम. टेरेस एग्रीकल्चर को हम स्टेप फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे बेसिकली स्टेप जिसको टेरेसेस बोलते हैं, उनको जो हिल्स होती है, जो माउंटेन एरिया होते हैं, उनको स्लोप को कट करके टेरेसेस फॉर्म की जाती है, स्टेप्स बनाए जाते हैं और उनको क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फिर यूज की जाते हैं. तो इस तरह की खेती बेसिकली कॉमनली एशिया में बहुत फेमस है. तो टेरेस फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें जो सोयल के न्यूट्रिएंट्स है रेन के थ्रू उनको बहने से रोकती है. जो स्टेप्स बनाए जाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स है वो, क्योंकि हिली एरियाज होता है तो उसमें वो इस तरीके से स्टेप बनाए जाएंगे कि जो रेन है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को बहा के ना ले जाए, एंड दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ हेल्दी क्रॉप्स. So flat land is impossible in hilly areas and mountains. So terraces are steps that are built to provide a small patch of level land. And this type of farming in India lets you identify soil erosion. जैसे मैंने बताया कि soil erosion नहीं हो पाएगा रेन के थ्रू अगर हम terraces फॉर्म कर देते हैं. तो जो माउंटेन स्लॉप्स एरिया, माउंटेन स्लॉपिंग जो एरिया होते हैं या हिली एरिया होते हैं, उसमें इस तरह की खेती की जाती है. आजकल बेसिकली इसको कहते हैं छत पे भी लोग खेती करते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं, जिसको टेरेस गार्डनिंग का नाम दे देते हैं. तो ये होती है टेरेस एग्रीकल्चर. नेक्स्ट आती है हमारी क्रॉप रोटेशन.
Crop rotation is done by following a fixed system, a fixed pattern of cultivating several specific crops one after the other in a fixed rotation pattern, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। कि एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि आपको वन बाय वन कौन सी क्रॉप लेनी है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे वीट है, वीट के साथ कॉटन अगर हम लगातार उगाते रहेंगे, खेती करते रहेंगे, तो उसमें से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, बीच में हम जो दालें होती हैं, पल्सेज या जो तिल की खेती है वो की जाती है, ताकि उसको फिर से हम जो न्यूट्रिएंट्स वीट लेती है उसको फिर से हम उसमें सोइल के अंदर फिर से वो चीजें इंसर्ट की जा सके, ताकि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन की जा सके, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेंटेन किए जा सके। So it is a method of planting different types of crops subsequently in a same area of land to optimize soil nutrients, enhance soil health, उसकी quality, उसकी health को enhance करना, basically उसके लिए इस तरह की खेती है या जो crop rotation pattern है वो follow किया जाता है। Next we will discuss dairy farming. Dairy farming is the domestication of animals like goats, cows and sheep for the production of जो dairy products होते हैं या milk है. India is one of the top milk producer as well as top consumer of milk products and dairy products. तो ये डेयरी फार्मिंग है, इस तरह की खेती है, वो भी एक पार्ट है सर्जेंस फार्मिंग का। और ऑलमोस्ट 40% ऑफ फार्मर्स है दे आर engaged in milk production because it is a livestock enterprise in which they can engage with relative ease to improve their livelihoods. तो अपनी फैमिली के साथ साथ अगर उस वो जो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनको वो मार्केट तक सेल भी कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल अगर काऊ आप रख रहे हैं, तो काऊ डंग को एज ए आप खाद यूज कर सकते हैं, एज एन आप मेन्योर यूज कर सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंस है डेयरी फार्मिंग की। There are around 40 million households in India that those are partially dependent on milk production. Next आती है हमारी लेव फार्मिंग। Lay farming is one of the types of agriculture in India which is carried out on dry land to restore soil moisture, soil fertility. In this type of farming, rotation of grains and grasses in the targeted area is practiced. So lay farming provides compensation, you can say, and repairs for losses of crops caused by droughts. So this type of farming method, soil fertility is maintained and improved by applying नेचुरल जो सॉइल बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होती है उसको यूज करके सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। नाउ वी विल मूव टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फार्मिंग इन इंडिया। काफी सारे फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स है जो फार्मिंग को अफेक्ट करेंगे, जिनके बेसिस पे हम फार्मिंग को कैटेगराइज भी करते हैं। सबसे पहले जैसे क्लाइमेट आता है, क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, हमारी क्रॉप्स है, दैट डिपेंड्स ऑन हीट एंड मॉइस्चर, अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंड करते हैं। तो जिन एरियाज में हीट लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस वाले एरिया होते हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। ड्राई एरियाज में अलग तरह की फसलें उगाई जाती है, मॉइस्चर वाले एरिया में या रेनफॉल वाले एरिया में जहाँ पे वहां पे अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा सोयल आता है, सोयल की क्वालिटी कैसी है वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि किस तरह की क्रॉप वहां पे उगाई जाएगी। तो सॉयल भी है वो भी बेसिकली के अंदर जो फिजिकल और जो केमिकल कंपोजिशन होता है उस पे भी सोयल की क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। लगातार खेती करते रहते हैं तो सोयल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्लाइन होती है। उसको फर्टाइल बनाने के लिए आपको ऐसी तरह की किस तरह की फार्मिंग करनी चाहिए, किस तरह की क्रॉप रोटेशन वाला आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटी है या फर्टिलिटी उसको मेंटेन किया जा सके। Third one is topography that lets you examine the condition of soil erosion, methods of cultivation and mode of transportation. जैसे हिली एरियाज है वहां पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम रहती है बेसिकली, तो उस केस में ऐसी मशीनरी आप यूज किया जाए, सॉरी यूज नहीं कर पाते क्योंकि मशीनों का यूज नहीं हो पाता है तो सोइल इरोजन नहीं होता रहता है। उसको फ्लैट तो कर नहीं सकते हैं, तो स्टेप बना के उन चीजों को मेंटेन किया जाता है। फ्लैट एरियाज के अंदर सॉइल डैमेज होती रहती है क्योंकि वहां पे एक्सेस यूज होता है मशीन्स का एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का। तो टोपोग्राफी भी बेसिकली इम्पैक्ट डालती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है, जैसे मार्केट है, मार्केट
का बहुत बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चर पे। जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपकी मार्केट बहुत दूर है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो उस एरियाज के अंदर जो मार्केट के नियर बाई होते हैं, वहां पे कमर्शियल क्रॉप्स उगाना, जैसे शुगर केन है, वहां अर्बन सेंटर में उगाई जाती है ताकि जो शुगर मिल है उसके लिए क्लोज रहे। डेयरी फार्मिंग है वो सिटीज में भी आजकल की जाने लगी है, ताकि सप्लाई की जा सके इजीली। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करती है फार्मिंग। कैपिटल आपको चाहिए मशीनरी परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स या सीड्स खरीदने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और सारे फार्मर्स के पास इस तरह की इतना अमाउंट में कैपिटल अवेलेबल होती नहीं है, जिससे बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो काफी हद तक हमारी अफेक्ट होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी बेसिकली इम्पैक्ट डालती है फार्मिंग के ऊपर। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है या लोन्स में अगर उसको हेल्प दे रही है, अवेलेबिलिटी है उस केस में, तो फार्मिंग के लिए पॉजिटिव रहेगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कुछ फसलों की कल्टीवेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, या फार्मर को इंकरेज कर सकती है किसी पर्टिकुलर फसल को ग्रो करने के लिए। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं फार्मिंग के ऊपर। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेथड्स ऑफ फार्मिंग है या लैंड टेन्योर सिस्टम है, जो फार्मिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल। सो इट वाज अवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने तरह की खेती हो जाती है, कितने तरह की फार्मिंग होती है, और कौन कौन से फैक्टर जो फार्मिंग को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।